नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला पे। आज हम लोग भूगोल की दूसरी क्लास करेंगे। पहली क्लास हो चुकी है, इसमें हम फिगर के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली क्लास आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो चलिए दूसरी क्लास शुरू करते हैं। पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की जितने एग्जाम है सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा है वो रिवीजन कर ले रहे हैं। जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो रेखाएं को नाम से जानी जाती हैं, उनको एक बार देख लेंगे। रेड क्लिफ रेखा सर 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा ये बनाई गई थी, ये खींची गई थी रेखा। विभाजन के समय पंजाब और बंगाल प्रांतों को बांटने के लिए खींची गई मुख्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सीमा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सीमा है। दूसरा था, और इससे संबंधित जो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, 1972 में शिमला समझौते के बाद पहले इसे सीज फायर लाइन कहते थे, लेकिन जो 1972 में लड़ाई हुई थी उसके बाद से शिमला समझौता हुआ, उसके बाद ये एलओसी बना। जम्मू कश्मीर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच व्यवहारिक सीमा है, इसे कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। ये आपसी दोनों देशों के बीच सहमति से है, इसे कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। रेड क्लिफ को कानूनी मान्यता प्राप्त है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। देखिए मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन से संबंधित है। 1914 में आप लोगों ने क्लास में देखा था, बस ऐसे रिवीजन कर ले रहे हैं। ये सर हेनरी द्वारा शिमला समझौता, इन्होंने मैकमोहन रेखा इनके द्वारा खींचा गया था। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की सीमा तय करती है। चीन इसे मानने से इनकार करता है, इसलिए यहाँ हमेशा विवाद होता रहता है। तो ये थोड़ा सा जो बात विवादित रहता है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 1914 का शिमला समझौते के तहत ये हुआ था। मैकमोहन रेखा तो पता ही रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें याद रखें, आजकल क्वेश्चन में ऐसे ही बनते हैं। सन हेनरी हुआ 1914 शिमला समझौता, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर उससे संबंधित जो है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो होता है भारत और चीन के बीच है। 1962 में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद दोनों दोनों सेनाओं की स्थिति के आधार पर ये बना था। लगभग 4057 किलोमीटर की व्यवहारिक सीमा है, जो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर ये गुजरती है। यहाँ है, ये देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो ये ब्लू कलर का है, और ये मैकमोहन रेखा है यहाँ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है। देख लीजिएगा आप एक नज़र से, बाकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा ही दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। AGPL, वास्तविक भूमि स्थिति रेखा, जो है सियाचिन के जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये वास्तविक भूमि स्थिति जो उसी की ये रेखा है, लाइन AGPL। उसके बाद ये यहाँ जो पड़ता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, यह रेखा सियाचिन ग्लेशियर के थोड़े बाएं से ENJ 9842 बिंदु से होकर सल्तोरी रेंज आप लोगों ने नाम सुना होगा, सल्तोरी रेंज से हुई इंदिरा कॉल तक जाती है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन क्षेत्र में वर्तमान सैन्य स्थिति को दर्शाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति दर्शाती है। इसकी जो ऊंचाई है 12,000 फीट है। सबसे ऊंचा जो लड़ाई का क्षेत्र है वो इसे ही मैदान माना गया है, 12,000, ये आप लोग फीट याद रखेंगे। और काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। ये पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर किसके रेंज में आता है, तो काराकोरम रेंज, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। सियाचिन के बारे में ये टॉपिक ये देख लीजिएगा कि जो यहाँ
टेम्परेचर रहता है -50 तक पहुँच जाता है और यह मौसमी मतलब मौसम के कारण सैनिकों को सबसे कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। यहाँ -50 डिग्री रहता है। आप याद रखिए कि 0 डिग्री पे चीज़ें जम जाती हैं, तो -50 तक का यहाँ टेम्परेचर रहता है। और जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने यहाँ यहाँ का दौरा किया था, वो यहाँ गए थे। ये देखिए, यहाँ पाकिस्तान और चीन की सेनाएं लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करती हैं, इसलिए भारत के लिए यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा क्षेत्र होने के कारण इसे शांति पर्वत में बदलने की इच्छा जताई थी और उन्होंने इसका दौरा भी किया था। 2005 में शायद वो यहाँ गए थे। उस समय ये गए थे, काफ़ी वीर थे और आजकल मोदी जी कहीं जाते हैं तो उसका ढिढोरा पीटने लगते हैं। वो उस समय -50 की डिग्री में गए थे, वहाँ का दौरा भी किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आगे देखते हैं। फिगर आप लोग देख लीजिएगा। अभी रिवीजन हो गया, चलिए क्लास शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख द्वीप और प्रमुख जो तथ्य हैं वो हम लोग जान लेंगे यहाँ से। तो देखिए, ये है, कहाँ से शुरू करें हम लोग। पहली बात तो हम लोग स्थिति जान ले रहे हैं कि द्वीप के बारे में। तो इम्पोर्टेंट जहाँ जितने भी द्वीप हैं और वो मैंने यहाँ लिख दिया है। श्रीहरिकोटा द्वारा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश सतीश धवन में अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आप लोग ये जानते होंगे आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और उसके बाद ये जान लेंगे सर क्रीक, कोरी क्रीक गुजरात और सिंध भारत पाक के बीच विवादित दलदली है। जो गुजरात के पास यहाँ जो एक दलदल है सर क्रीक या कोरी क्रीक के नाम से जाना जाता है, गुजरात और सिंध भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित है। इंडिया इसे अपना कहता है और पाकिस्तान इसे अपना कहता है। और जो एलिफेंट डीप भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, उसके पास है ये। यहाँ एक द्वीप है, वहाँ पे स्थित है। और सालतेल द्वीप भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई और थाने के बीच स्थित है, ये यहाँ है। ये देखिए यहाँ है। सालतेल द्वीप तो है वो मुंबई और थाने के बीच में बसा है, देखिए। उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, हाँ पम्बन द्वीप आप लोग जान लीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर है। यहाँ पे पम्बन द्वीप जो है यहाँ स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच। और पम्बन द्वीप के वहाँ ही रामेश्वर मंदिर जहाँ जो भगवान राम ने बनाया था जब लंका जा रहे थे, तो वहीं ये स्थित है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो व्हीलर द्वीप था उसका नाम चेंज कर दिए हैं। उड़ीसा तट के पास ये स्थित है, उड़ीसा तट के पास यहाँ स्थित है, व्हीलर द्वीप है। ये आप समझिए कि यहाँ कहीं होगा, यहाँ है व्हीलर द्वीप, ये मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान ले रहे हैं। ये जान लीजिए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें 572 से अधिक द्वीप हैं। 572 से अधिक यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये देखिए अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं, ये पम्बन द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है, यहाँ स्थित है। तो यहाँ से आपको प्रमुख जो द्वीप थे आप नाम याद कर लीजिए, मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं वो जान ले रहे हैं।
प्रमुख खाड़ी। तो पहली बात, जो कच्छ का रण है उसके पास जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात के पास, यहाँ ये जगह जो रहती है, ये कच्छ की जो खाड़ी है वो पश्चिमी गुजरात में है। और यहाँ गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सबसे ऊंची। उसके बाद ये खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है। ये पॉइंट याद रखिए, जो खंबात की खाड़ी है वो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पे ये जो ये एरिया है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय। क्वेश्चन भाई ये बनता है, ये भी बनता है। मालदीव और मिनिकॉय के 8 डिग्री चैनल है, यहाँ पर है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। और फिर 9 डिग्री चैनल, जो 9 डिग्री वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ये सिर्फ आप याद रखिएगा ये पॉइंट। 51 डिग्री ये मालदीव, मिनिकॉय 8 डिग्री और 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब इधर आ जा रहे हैं, कोको चैनल, कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये, म्यांमार ये, इसके बीच ये स्थित है। कोको चैनल कोको द्वीप के बीच है ये कोको चैनल को भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। फिर 10 डिग्री चैनल आ गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। अंडमान निकोबार यहाँ है 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार है। और कोको चैनल जो है अंडमान और म्यांमार के बीच स्थित। फिर पाक स्टेट देख लीजिए, तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य। ये पाक स्टेट जो बीच में छोटा जगह है, ये पाक स्टेट है, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी आ गई। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। ये तमिलनाडु और श्रीलंका, ये वाला ये जो जगह है इसे मन्नार की खाड़ी यहाँ स्थित है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच। और पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। उसके बाद यहाँ से सारे लगभग टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे कच्छ का रण गुजरात की इस जगह है, ये लोकेशन देख लीजिए, पश्चिमी गुजरात में पड़ता है। उसके बाद खंबात की खाड़ी, ये भी नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर बनता है, यहाँ पे है। प्रमुख जल जो है ये सब सारे आप याद रखेंगे। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय। ऐसे ही कोको चैनल मालदीव और म्यांमार और म्यांमार 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका और मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एक टॉपिक यहाँ से ये देख लीजिएगा, डंकन पास। डंकन जो पास है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ये जगह, ये वाली जो लाइन छोटी है यहाँ दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में है ये डक्कन पास। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ बस्तियां देख लेंगे जो अंग्रेजों ने जहां अपना कब्जा कर रखा था और आज़ादी के बाद इसे छोड़ के गए हैं। तो दमन और दीव इस लोकेशन पे है। इनके बारे में और जो ये नीचे का एरिया रहता है, ये यहाँ है पदुचेरी और करलई, यमन और माहे। ये सब आज़ादी के बाद अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो आगे मैंने नीचे लिख रखा है कि कौन सा कब भारत ने इसे अपने क्षेत्र में शामिल किया। तो देख ले रहे हैं। पहला जो आप इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन विजय के तहत 1961, ये भी पूछा जाता है। ऑपरेशन विजय आप लोग याद रखेंगे, 1961 ऑपरेशन विजय के तहत शामिल हुआ था गोवा। एक मिनट, उसके बाद ऑपरेशन विजय जो था उससे पुर्तगाली, ये जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली
इससे भारत सरकार ने आज़ाद करवाया था, ये याद रखेंगे आप लोग। ऑपरेशन विजय पुर्तगाली। फिर जो दादर नगर हवेली थी, दादर नगर हवेली यहाँ पे उसके तहत 2 अगस्त 1954 को से आज़ादी दिलवाए थे दादर नगर हवेली में। दादर नगर हवेली को भारत ने जो आज़ादी दिलाई थी अपने राज्य क्षेत्र में अपने अधीन किया था, वो मतलब कोई सैन्य ताकत नहीं इन्होंने इसमें लगाया था। इन्होंने ऐसे राजनीतिक तरीके से जो संगठन थे उसको लेकर आए थे, जैसे कि एक था आज़ाद गोमांतांक दल था। आज़ाद गो, एक मिनट में ऐसे सीरियल से लिख दे रहा हूँ इसका नाम, आज़ाद गोमांतांक दल था, और दूसरा जो दल था वो आरएसएस था, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस। ये इन संगठनों ने मिलके वहाँ पे इस भारत में शामिल कराने में इन संगठनों का बहुत अच्छा योगदान था। और आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो इसको आज़ादी दिलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, आर्थिक मदद, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट, कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा है। उसके लिए लता मंगेशकर ने आर्थिक मदद दी थी। लता मंगेशकर जो गायिका हैं फेमस, उन्होंने। चलिए और देखते हैं इसके बाद। चंदन नगर के बारे में जान लीजिए आप लोग। तो चंदन नगर को शामिल करने के लिए इसके लिए भाई वोटिंग हुआ था, जो वो कराया गया था, वोटिंग कराया गया था जन सहमति के लिए। उसके लिए ये परसेंट याद रखिएगा, 97% लोगों ने, वहाँ के लोगों ने वोट दिया था कि ये भारत में विलय होना चाहता है। तो फिर 2 मई 1950 को आधिकारिक रूप से इसे भारत का हिस्सा मान लिया गया था। उसके बाद और भी कई जगह थे, ये पांडुचेरी थी और करईकल, यमन, ये सब थे। इन सब का भी विलय हुआ है 1 नवंबर 1954। इन सब के पीछे जो यहाँ मतलब जो फ्रांसीसी थे, इन चारों पे फ्रांसीसियों का राज था। पुडुचेरी और करईकल, माहे यमन, इन चारों पे फ्रांसीसियों का उस समय वो था। तो फ्रांसीसी नहीं चाहते थे इसे छोड़ना। तो फिर भारत सरकार ने मतलब राजनीतिक दबाव बनाया और यहाँ पे चुनाव कराने के लिए फ्रांसीसी सरकार तैयार हो गई। तो टोटल 178 में से 178 सदस्य में से 170 ने जीत हासिल की कि भारत में इस एक तरफा वोटिंग हुआ, तो 170 सीटें जीत गई थी। उसके बाद फिर ये लोग मजबूरी में हस्ताक्षर किए थे 1 नवंबर 1954 को। तो ऐसे ही करके ये चारों जगह फिर भारत में शामिल हुई। उसके बाद फिर और कौन सा, हाँ लगभग हो गया, ऑपरेशन विजय कर गई। ये सब आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कुछ लेटेस्ट पैटर्न जान लेने। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मिला के। गोवा का इतिहास जानते होंगे। 30 मई 1987 को गोवा को 56वें संविधान संशोधन के तहत 25वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 30 मई 1987 को इसे 56वां संशोधन के तहत इसे 25वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये सब टॉपिक आप याद रखेंगे, ऐसे ही पूछा जाता है। तो ऐसे एक बार देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, रोक के वीडियो पढ़ के फिर आगे निकल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से शुरू, ये भारत का दक्षिण जो बिंदु है, भारत का दक्षिण सबसे दक्षिण में है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है और इसे भारत का अंतिम छोर माना जाता है। दक्षिण बिंदु है ये देखिए, ये ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और इसे 6.45 उत्तरी अक्षांश
6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे ये स्थित है। ये पॉइंट ये याद रखिएगा, क्योंकि दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है वो सबको याद रहता है। तो अगर उससे कुछ डीपली पूछना होगा, अगर ये पूछता है तो हर कोई कर देगा। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षीय अक्षांश पर स्थित है ये पूछेगा, ये दिशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ से सारे द्वीप हो गए, जो खंबात की खाड़ी हो गई, हम लोग देख रहे। अब यहाँ से प्रमुख चट्टानें जो हैं, किस भारत में कौन सी किस जगह भूमि पाई जाती है वो जान लेंगे। तो पहला क्लास जो रहेगा वो चट्टान से रहेगा, कौन सा चट्टान कहाँ पाया जाता है उसकी योगदान, क्योंकि इस टॉपिक से पीसीएस, लोअर पीसीएस और लगभग यूपी ट्रिपल एस सी एक क्वेश्चन लेकर आता है। यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी एग्जाम, तो उसे अच्छे से जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आद्य महाकल्प और आर्कियन जो चट्टानें हैं, इनका पहले उद्गम जान लेंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जो पृथ्वी के जो ज्वालामुखी फटे थे, उसके अंदर से ये जो लावा निकला था, उससे ये चट्टानें बनी थी। तो ये इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो इनमें पहली बात तो जान लीजिए, जो जब आपको आर्कियन सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं और लगभग ये 4 अरब साल पहले ये घटना घटी थी, तो उस समय हुए थे। जो लावा था वो धधकता लावा था, वो फिर धीरे धीरे ठंडी हो गई तो वो चट्टानें बन गई। और इनका जो मूल नाम है, इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। प्राथमिक चट्टानें इन्हें कहा जाता है। इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये 2 टाइप के आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। और इनका जो क्षेत्र है वो उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और झारखंड तक विस्तृत है। ये प्राथमिक और अत्यधिक रूपांतरित परत चट्टानें होती हैं। उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और झारखंड तक ये विस्तृत हैं। ये देखिए यहाँ उड़ीसा, झारखंड। उसके बाद आती हैं इसका फिर नीचे मैं अभी डिटेल्स में बताऊंगा। दूसरे नंबर पे है पुराण महाकल्प की चट्टानें, पुराण ग्रुप। उसके बाद द्रविड़ियन महाकाव्य की चट्टानें, इन सब में ये आते हैं कुडप्पा, बिंध्य और अन्य दलदली जो चट्टानें थे, इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके कैम्ब्रियन, आर्डोबिसियन, सिलिसियन और डिबोनियन ये इसमें आते हैं। तो आगे देखते हैं इन लोगों के बारे में विस्तृत। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन चट्टानें सबसे पहले बनी थी लावा के धधकने से। उसका जब अपर्दन हुआ, वो जब निक्षेपण होने लगा, तब उसके बाद ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है। देखिए आर्कियन चट्टानें थी, इनका जब निक्षेपण हुआ उसके बाद ये आर्कियन क्रम की धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन गई। यह भारत में पहली रूपांतरित अवसादी चट्टानें हैं। भारत की पहली रूपांतरित अवसादी चट्टानें हैं। जीवाश्म इसमें नहीं, जीवाश्म तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसमें जीवाश्म याद रही, इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जीवन का विकास नहीं हुआ। प्रमुख इस टाइप में जो प्रमुख चट्टानें आती हैं वो नीस, सिस्ट और स्लेट 3 टाइप की रहती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थे, उनका जब निक्षेपण हुआ तो फिर ये कुडप्पा क्रम की बन गई। पहले इससे ये बना, इसका निक्षेपण होने से बना धारवाड़। धारवाड़ आर्कियन, पहले इसका निर्माण आर्कियन से हुआ, इसका निर्माण आर्कियन से हुआ, आर्कियन से धारवाड़, धारवाड़ से कुटप्पा चट्टानें। इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं रहता। अवसादी कुटप्पा चट्टानें होती हैं, ये राजस्थान में पाई जाती हैं। और जो बलुआ पत्थर हैं, जिससे वहाँ के किले बने हैं बलुआ पत्थर से, वो और चूना पत्थर ये कुटप्पा के अंतर्गत है। और संगमरमर, राजस्थान से संगमरमर बनते हैं और राजस्थान में ये है। तो आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, जो आर्कियन के उससे बने थे, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके आर्थिक महत्व और खनिज के बारे में जान लेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ी हैं। कर्नाटक में जो धारवाड़ जिला है उसके नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम रखा गया है।
आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। आर्थिक दृष्टि से इसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। धात्विक जो है इसमें प्रमुख मात्रा में लोहा, सोना, मैग्नीज, क्रोमियम, जस्ता, ये सब इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इनका जो प्रमुख क्षेत्र है देखिए, कर्नाटक, धारवाड़, शिमोग और बेल्लौरी, ये इनका देखिए यहाँ 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 रेड करके दिया गया है, ये धारवाड़ क्रम की। और अन्य और जो जगह पाई जाती हैं वो अरावली की पहाड़ियों में पाई जाती है। अरावली की पहाड़ी यहाँ स्थित है। यहाँ राजस्थान में अलावरी श्रेणियाँ, छोटा नागपुर का पड़ा वो शिलांग पठार में ये सब पाई जाती हैं। या पहले मेन रूप से तो कर्नाटक याद रखिएगा। कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा और बेल्लोरी जगह में इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद कुटप्पा क्रम की चट्टानें जो होती हैं उनका आर्थिक महत्व है। ये जो धारवाड़ है ये तो सोने चांदी जो धात्विक है, और जो कुटप्पा के क्रम की चट्टानें हैं इसका भी नाम आंध्र प्रदेश के कुटप्पा जिले के नाम पर पड़ा था। इसका आंध्र प्रदेश के कुटप्पा नाम पर इसका नाम पड़ा था। और ये चट्टानें आधात्मिक खनिजों और भवन निर्माण सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस और हीरा, इन सब के लिए फेमस है। इसमें हीरा भी पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश कुटप्पा के आसपास का अर्धचंद्राकार, आंध्र प्रदेश कुटप्पा के आसपास का अर्धचंद्राकार जो स्थान है यहाँ इसका क्षेत्र है। अन्य और जगह जो पाए जाते हैं वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, जोधपुर के सीसा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और राजस्थान के जोधपुर का जो सीसा क्षेत्र है वहाँ ये चट्टानें पाई जाती हैं कुटप्पा क्रम की। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद आती है विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें आप लोग याद रखिएगा, देख लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है विंध्य क्रम की यूपी के एग्जाम के हिसाब से, तो ये आप लोग याद रखिए। इस टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा। इसका जो नामकरण हुआ, इन चट्टानों का नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा। विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा। यह कुटप्पा चट्टानों के बाद से बनी। आर्कियन के बाद से जब फिर धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुटप्पा, कुटप्पा के बाद फिर जब इसका निक्षेपण हुआ तो विंध्य क्रम की चट्टानें बनी। विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ। इनमें जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। जल निक्षेपों के कारण हुआ है तो इसमें जीवाश्म फॉसिल्स के प्रमाण मिलते हैं। इसमें यहाँ से फिर फॉसिल्स मिलने लगते हैं। उसके बाद इसका जो मेन काम होता है इन चट्टानों का, पहले इसका विस्तार देख लें। जो एरिया है जो इसका, यह पूर्व में बिहार के सासाराम से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और उत्तर में आगरा से दक्षिण होशंगाबाद के मध्य प्रदेश तक फैला है। आगरा से होशंगाबाद तक फैला है, यार बिहार से सासाराम से राजस्थान तक, यहाँ से पूरा और यहाँ बिहार तक, यूपी में भी ये देखिए पूरा एरिया है। और इसकी जो सामग्री है भवन निर्माण के काम आता है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट प्राप्त होता है जो सीमेंट उद्योग का आधार है। डोलोमाइट भी प्राप्त होता है, बलुआ, चीनी, चूना पत्थर। और इसके कुछ और भी देख रहे हैं जो इसका यूज में आता है क्या क्या। ऐतिहासिक इमारतें, बलुआ पत्थर से ये ऐतिहासिक इमारतें ये सब बनी हैं। विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हीं से। देखिए क्वेश्चन बनता है, सांची का स्तूप जो है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, और फिर आगरा का किला और सिकंदराबाद, ये सब इसी पत्थर से बना है। यहाँ मैंने लिख रखा है, एक नज़र आप देखेंगे तो याद रहेगा। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला और सिकंदरा इन्हीं लाल बलुआ पत्थरों से बने, इसलिए लाल कलर के दिखाई भी देते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश जो मतलब हीरा की खाने हैं, वहाँ के प्रसिद्ध हीरे की इसी क्रम की चट्टानों में मिलती हैं। हीरे की जो खाने हैं इसी क्रम की चट्टानों में मिलती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा।
ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। विंध्यक्रम की चट्टानें। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद फिर कौन से आते हैं, उसके बाद फिर गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप आता है। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें देख ले रहे हैं। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इनका जो निर्माण है, इसके बाद है भाई गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप, ये जान लेते हैं। इसके बाद जो विंध्य श्रेणियों के बाद जो चट्टानें हैं, उसके बाद इनका नंबर आता है। तो फिर जब वो रूपांतरित हुई तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें बन गई। इसका जो निर्माण देख लीजिए, वो कार्बोफेरस युग जो है, जुरासिक कार्बोफेरस युग और जुरासिक युग के बीच की जो युग था, उसमें जो नदियाँ थीं वो मलबा लेकर आई। कार्बोफेरस और जो जुरासिक युग के बीच में, उस बीच का ये इसका निर्माण हुआ था। उस बीच में ये निर्माण कैसे हुआ, नदियाँ थी वो मलबा लेकर चली, तो मलबा लेकर जब चली तो वो इकट्ठा होता रहा मलबा कहीं के, फिर ऊपर से उसकी मिट्टी आ गया, तो मिट्टी आ गया, उसके बाद वो समय के साथ वो कोयले में परिवर्तित हो गया। तो ऊपर का जो भाग है वो सख्त हो गया, वो पत्थर बन गया, और नीचे कोयला। इसके बाद इसका ऐसे निर्माण हुआ। फिर इसके भंडारण देख लीजिए। इसका जो कोयला था वो भारत में लगभग 98% कोयला इसी से पाए जाते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। और इनके जो कोयले होते हैं उसमें मछली और रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, क्योंकि पानी में ऐसे जीव मिलते हैं तो उसके साक्ष्य मिल जाते हैं, अब भी अवशेष मिलते हैं। और इस क्षेत्र, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, पहली बात तो आप लोग इसका जितनी नदियाँ हैं, दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी घाटियों, कच्छ, कठियावाड़ा और पश्चिम राजस्थान में इसका सर्वोत्तम रूप से ये मिलता है, मतलब वहाँ ये पाए जाते हैं। ये देखिए, इसके डायनासोर्स के, मछलियों के, इन सब के अवशेष मिलते हैं इसमें। चलिए अब देख लेते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दक्कन ट्रैप की इसका जो निर्माण हुआ था, ये हुआ था ये ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी जब ऊपर आया, इसका जो लावा था वो जब नीचे आया तो ये निकलता गया लावा ऐसे ऐसे करके, और समय के साथ ये ठंडा हुआ तो जमता गया, और भी कहीं कहीं दरारों से ऐसे लावा निकले तो वो जमते गए। फिर जमते जमते ये काफ़ी टाइम बाद फिर ये जम के कोयला के रूप में हो गए, और उनके ऊपर से फिर मिट्टी जम गई और ये सख्त हो गए। तो इसीलिए इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। और विस्तार जान लीजिए। इसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र एरिया में है। यहाँ से देखिए, महाराष्ट्र एरिया में है ये, ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, फिर ऐसे गुजरात में है, फिर मध्य प्रदेश में भी है कुछ, और थोड़ा थोड़ा ये झारखंड और छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी मिल जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में भी इसके टुकड़े मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः ये तीनों में पाए जाते हैं, यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। और इसकी जो मोटाई होती है कोयले की, ये देखिए ऐसे मोटाई जो है वो लगभग 500 से और 1500 मीटर तक होती है, और कहीं कहीं तो 3000 मीटर। बाकी अब ये सारा ख़त्म हो गया ये चैप्टर। चलिए अगली तीसरी क्लास में हम लोग जानेंगे और अच्छे से, और भी मैं अच्छा PDF लेकर आऊँगा। उसमें ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ने के बाद भाई आप PCS लेवल तक कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप क्लास करके PDF पढ़ ले रहे हैं तो नहीं छूटेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊँ। पढ़ने के बाद जितना है उसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ। 10 नंबर या 20 नंबर, जितना आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, उतना मैं जितना पढ़ा रहूँगा उसका उसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगा, जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लो। और मैं जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे मांगेंगे तो मैं PDF दे दूँगा। 790 56 94 720 पे। अगर इस पर आप लोग मैसेज हाई लिख के मैसेज करते हैं और बोलेंगे किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैं उसका PDF आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। एक नंबर और है, उस दोनों नंबर पे अगर वो हाई लिख के भेजते हैं तो PDF मिल जाएगा। उसका मैंने भी कई वीडियो में मैंने ऐड कर रखा है वो नंबर, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अगर हो सके भाई तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब लाइक कर देना भाई। चलिए बाय, फिर देखते हैं। अगली वीडियो क्लास 3 आएगी कल।